तो इस सीरीज के फोर्थ लेक्चर में आपका स्वागत है। फ्रॉम दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक जिसका नाम होगा क्लाइमेटोलॉजी। इसमें टोटल 3 पार्ट आएंगे। ये पर्टिकुलर लेक्चर इसका पार्ट 1 है। कुछ डिटेल मेरे बारे में और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन होपफुली दोनों आपको ध्यान में रहेगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को चेकआउट नहीं किया तो बिल्कुल कीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना केवल आपको यूपीपीएससी के बल्कि यूपीएससी के भी आज तक पूछे गए सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन एक ही जगह पे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज मैनर में डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट बना के मैंने अपलोड कर दिया है, तो सब आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोला कि रेनफॉल अकर्स इन द विंटर सीजन इन मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्यों? समझो ध्यान से। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो है वो 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ मिलता है आपको, ठीक है। और यहाँ पर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट को हॉट एंड ड्राई समर्स एंड वेट विंटर्स, इससे भी होपफुली आपने याद किया होगा, अगर नहीं तो अभी याद कर लो, है ना। तो एसेशन बिल्कुल सही बोल रहा है कि रेनफॉल जो है वेट विंटर है, मतलब रेनफॉल होता है कहाँ पे? ठंडियों में। रीजन दे रहा है कि समर्स में दीज रीजन्स रिमेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्राई टेरेस्ट्रियल विंड। ये बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन एग्जैक्ट रीजन नहीं है, तो इसलिए इसका करेक्ट जवाब होगा बी। अब बात करते हैं सर एग्जैक्ट रीजन क्यों नहीं है। तो देखो, रिसेशन तो सही है, मैंने आपको बता ही दिया कि मेडिटेरियन क्लाइमेट जो है कैरेक्टराइज बाय माइल्ड वेट विंटर्स और हॉट ड्राई समर्स। मेजॉरिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन इस रीजन में ड्यूरिंग विंटर्स मंथ में फॉल करता है। रीजन जो है ट्रू है। क्यों? इट स्टेट्स दैट समर में these regions remain under the influence of dry terrestrial winds. During the summer, Mediterranean regions are often influenced by subtropical high pressure system जो ड्राई और वार्म एयर फ्रॉम द कंटिनेंट लाता है। थोड़ा सा आपको प्रेशर बेल्ट का मैं समझा देता हूँ। देखो, प्रेशर बेल्ट है ना, इस तरीके से यहाँ पे पोल हो गया सब पोलर रीजन, ये क्या हो गया? सब पोलर रीजन, और ये हो गया इक्वेटोरियल रीजन, और ये सब इक्वेटोरियल रीजन या टेम्परेट रीजन, ठीक है। अब ध्यान समझो, इक्वेटोरियल रीजन में थ्रू आउट द ईयर क्या रहता है? सन जो है, सन की रेज डायरेक्टली पड़ती है। अब अगर सन की रेज डायरेक्टली पड़ेगी तो वहां पर जो भी एयर है ना, वो क्या होगा? वो हॉट एयर ऊपर की तरफ उठती है, आपको पता है। तो यहाँ से जब एयर ऊपर की तरफ उठेगी तो कहीं ना कहीं तो सब जाके सबसाइड करेगी। तो जहाँ पे सबसाइड करती है वो हाई प्रेशर बेल्ट होता है। क्या होता है? हाई प्रेशर बेल्ट। और जहाँ से वो ऊपर की तरफ उठती है वहाँ लो प्रेशर होता है, ठीक है। ऐसे समझ लो, अगर टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर क्या होगा? लो होगा। इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत हाई होता है। क्यों? क्योंकि सन की डायरेक्ट लाइट हीट वहाँ पे पड़ती है, इसलिए प्रेशर कम होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी मोस्टली सारी एयर जो है वो ऊपर की तरफ हल्की होकर ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है। और प्रेशर किसकी वजह से आता है? इन्हीं एयर पार्टिकल की वजह से आता है। वहां से सब के सब अगर ऊपर की तरफ चली गई तो अब भी ऐसे प्रेशर कम हो जाएगा। वहीं पर यहाँ पे सबसाइड करती है, मतलब यहाँ से अगर ऊपर की तरफ गई तो इस तरीके से ये यहाँ पे सबसाइड करती है, और जहाँ पे भी सबसाइड करेगी वहाँ पे एयर का जो एयर मास से ज्यादा हो जाएगा। दैट्स वाई एयर प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर है ना। अब दोनों सही हैं, लेकिन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि रेनफॉल जो विंटर में होता है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में, वो इसलिए होता है शिफ्टिंग ऑफ द ट्रॉपिकल लीज एंड वेस्टर्नली विंड, है ना। सब ट्रॉपिकल लीज इज अ बेल्ट ऑफ हाई प्रेशर जो एक्सटेंड होता है टुवर्ड्स द पोल ड्यूरिंग द समर। अब ये समझ लो ध्यान से अच्छे से। अब ये क्या है? इक्वेटोरियल रीजन है ना। मैंने बताया आपको ये लो प्रेशर एरिया है। क्या है? लो प्रेशर जोन, ठीक है। अब लो प्रेशर जोन है तो यहाँ से एयर ऊपर की तरफ उठती है और सबसाइड करती है इधर। लेकिन जो ये हाई प्रेशर बेल्ट है ना, ये हाई प्रेशर बेल्ट, ये समर के टाइम पे किधर शिफ्ट हो जाता है? पोलवर्ड, है ना, पोल्स की तरफ। वहीं पे विंटर में ये इक्वेटर की तरफ शिफ्ट होता है। ये मेन रीजन है जिसकी वजह से वहां पर वेस्टर्ली विंड फ्लो करती है जो विंटर में बारिश कराती है। होपफुली आपको ये एकदम अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। और क्या होता है? हाँ, समर्स में टूवर्ड्स द इक्वेटर सॉरी, समर्स में किधर? समर्स के टाइम पे टूवर्ड्स द पोल हो जाता है, और वहीं पर विंटर्स के टाइम पे टूवर्ड्स द इक्वेटर, है ना। इसकी वजह से प्रिवेलिंग विंड्स जो है अपना डायरेक्शन चेंज करती है और मॉइस्चर लाती है ओशियन से कहाँ? लैंड सरफेस पे। मॉइस्चर कूल डाउन होता है, कंडेंस होता है, और क्लाउड्स बनते हैं जिसकी वजह से रेन होता है। होपफुली पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर। देखो, थोड़ा सा टाइम भले ही लग जाए, इन कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है, वो ज्यादा जरूरी है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। ध्यान दे, नॉट करेक्टली मैच है। क्या है? लोकल विंड्स का नाम है और कहाँ पे उनको ऐसा बोला जाता है, स्पेस प्लेस है।
तो देखो लिवेचे जो है स्पेन में बोला जाता है, बिल्कुल सही है। ब्रिक फिल्डर्स जो है ऑस्ट्रेलिया में, वहीं पे ब्लैक रोलर जो है नॉर्थ अमेरिका में लोकल विंड का नाम है। लेकिन सेमल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ना होके बल्कि है फ्रांस में, कुछ राइन वैली है ना, वहाँ ये कहाँ पे लोकेटेड है, फ्रांस में। और यहाँ पे मिलता है आपको सेमल, नहीं मिस्ट्रल मिलता है वहाँ पे, सॉरी सॉरी, यहाँ पे सेमल कहीं और मिलता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देख लेते हैं। ये है, हाँ माफ कीजिएगा, ईरान, इराक और अरेबियन पेनिनसुला में मिलता है। मैं कंफ्यूज हो गया था इसको मिस्ट्रल से, क्या मिस्ट्रल से, मिस्ट्रल क्या है, ये जो मैंने बता रहा था राइन वैली फ्रांस में मिलता है, ठीक है। सेमल क्या है, सेमल एक हॉट ड्राई विंड है जो ब्लो करता है फ्रॉम नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट, कहाँ पे, ईरान, इराक और अरेबियन पेनिनसुला में। मोस्ट कॉमन है समर मंथ में और इसकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया जबकि कहाँ पे है, सेंट्रल यूरोप में, आपको पता है। अच्छा, उसके लिए मैंने मैप इधर लगा दिया है, इधर आप देख सकते हो सारा कुछ, है ना। देखो मैप वाले और स्पेशली वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन है उसमें जितना अगर आप मैप के थ्रू चलोगे उतना बढ़िया होगा, है ना। यहाँ पे देख सकते हो सेंट्रल यूरोप में ऑस्ट्रेलिया आपको यहाँ दिख रहा होगा, वियना है ना, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारा कुछ होपफुली आपको अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट है कि लोकल विंड्स जो बाकी था उसके बारे में है कि जैसे कि लिवेचे क्या है, एक हॉट ड्राई विंड है जो ब्लो करती है नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट, कहाँ, स्पेन में। ब्रिक फील्डर क्या है, ये भी हॉट ड्राई विंड है जो ब्लो करती है फ्रॉम इंटीरियर ऑफ ऑस्ट्रेलिया टू दी कोस्ट। और ब्लैक रोल क्या है, एक टाइप ऑफ डस्ट स्टॉर्म है, ध्यान रखिएगा, ये डस्ट स्टॉर्म है जो नॉर्थ अमेरिका में होता है। होपफुली आपको ध्यान रहेगा लोकल विंड का नाम और उनके लोकेशन के साथ। अब बोल रहा है कि एसोसिएटेड विद अल्बिडो, अल्बिडो क्या है मैं समझा देता हूँ। देखो कोई भी सरफेस है उस पर कितनी लाइट पड़ रही है और कितना उसका अमाउंट रिफ्लेक्ट बैक कर जा रहा है, उसको हम उसका अल्बिडो कहते हैं उस सरफेस का। अब वो कुछ भी हो सकता है, स्नो हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है ना, या फिर सवन्ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप समझते हैं, मान लो 100% जो है लाइट ऑब्वियस इंसिडेंट हो गया और 90% जो है क्या हुआ, रिफ्लेक्ट बैक हो गया। इन दैट केस 90% इसका अल्बिडो हो जाएगा, लेकिन परसेंटेज में नहीं, इसको हमेशा हम किसमें करते हैं, डेसिमल में। तो यह आ जाएगा 0.90, है ना, 0.90 इसका अल्बिडो हो जाएगा, किसका, जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो अल्बिडो क्या है और रिफ्लेक्टिंग पावर बताता है किसी भी सरफेस का, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। बता ही दिया मैंने कि फ्रैक्शन ऑफ सनलाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस है ना। अब आपको क्या करना है, आपको ये डेटा जो है याद कर लेना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अल्बिडो किसका होता है, फ्रेश स्नो का होता है, कितना, 85 से 90% जो इंसिडेंट रेज है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। सैंड डेजर्ट का 25 से 35%, पैडी क्रॉपलैंड का 15 से 25%। सबसे कम होता है डार्क सॉइल का, केवल 3 से 5% रिफ्लेक्ट कर पाती है, बाकी सारा कुछ 95 से 98% ऑब्जॉर्व कर लेती है, ठीक है। एसफाल्ट का 5 से 10%, मतलब 90 से 95% ही ऑब्जॉर्व कर लेता है लाइट को। हाँ, होपफुली आपको वीडियो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो और ये फैक्चुअल डेटा भी याद रहे। अगला है, यहाँ पे है वेजिटेशन टाइप और इधर है रीजन। तो देखो जो मैक्यूज है ना, क्या मैक्यूज पाया जाता है मेडिटेरियन सी कोस्टल लाइन में, ठीक है। और आई थिंक मेट्रोलर जो है आपको मिल जाएगा चील में, और फाइनबोस, फाइनबोस होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो, ये आपको मिलेगा साउथ अफ्रीका में, और चेपरल मिल जाएगा कैलिफोर्निया में, ठीक है। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कि क्या क्या है ना, वेजिटेरियन टाइप क्या होता है। देखो मैक्यूज की बात करें, एक श्रब लैंड वेजिटेशन है जो मिलता है आपको इट मेडिटेरेनियन है ना के पास में, इनकम्पासिंग यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और एशिया माइनर में। जबकि चील में है ना कंपेरेबल टाइप जो है उसको क्या बोलते हैं, मेटोरल, अभी ऊपर हमने देखा भी था, है ना। ओके, तो आपको क्या करना है, क्या होता है, जैसे श्रबलैंड वेजिटेशन है, कहाँ पे मिलता है, मेडिटेरियन सी कोस्टल रीजन में, इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। वहीं पे फाइनबोस की बात किया जाए, साउथ अफ्रीका मिलता है, क्या है, इंडिजिनस श्रबलैंड है, मतलब वहीं पे बस मिलता है। और हीथ लैंड वेजिटेशन कैन बी फाउंड इन साउथ अफ्रीकन प्रोविंसेस ऑफ वेस्टर्न केप। अब इतना ज़्यादा याद तो होगा नहीं, अगर हो जाए बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज क्या याद रखना है आपको, टाइप ऑफ वेजिटेशन सॉरी, कहाँ में मिलता है, और इंडिजिनस मतलब क्या है, इंडिजिनस श्रबलैंड है, बस इतना याद रहेगा चलेगा। चेपरल कहाँ में मिलता है, कैलिफोर्निया में, क्या है, श्रबलैंड और हीथलैंड है, प्रिडोमिनेंटली लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट, है ना। और एग्जैक्ट दिया है, अगर याद हो जाए और अच्छी बात है, मैक्सिको में भी ये थोड़ा सा मिलता है।
और मेट्रोरल जो है चील में मिलता है। और ये क्या है, एक टाइप ऑफ मॉडरेट मेडिटेरियन क्लाइमेट है। वेट विंटर्स और एडिड समर्स जो है यहाँ पे पड़ते हैं। होपफुली आपको लोकेशन के साथ वेजिटेशन टाइप ध्यान में रहेगा। अगला नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पे रीजन है। एपीफाइट्स, एपीफाइट में समझा देता हूँ पहले। देखो क्या होता है, जहाँ पर सनलाइट डायरेक्टली नहीं मिल पाती है कुछ प्लांट्स को, तो क्या करते हैं, जैसे ट्री होते हैं, ठीक है, खतरनाक ट्री बना देता हूँ सिंपल सा। अब ये जो यहाँ पे प्लांट्स है, इनको डायरेक्टली सनलाइट नहीं मिल पाती, क्यों? क्योंकि सारा सनलाइट ब्लॉक हो जाता है ड्यू टू कैनोपी, है ना। तो ये क्या करती है, इस पेड़ के इस तरीके से, है ना, लिपटते हुए ऊपर तक पहुंचती है सच दैट इसको सनलाइट मिल पाए, है ना, सनलाइट एक्सेस कर पाए। तो इसको एपीफाइट्स बोलते हैं। अब बताओ एपीफाइट्स कहाँ होगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन हो। और ऐसा कहाँ पे होता है, इक्वेटोरियल रीजन में होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बेस्ट कंडीशन है, हाई टेम्परेचर और बारिश थ्रू आउट द ईयर, दैट्स वाई। पहला ऑप्शन हो गया दो, तो एक का दो सब में है, वाह। अब एकेसिया मान लो आपको नहीं पता है ना, बाओबेब नहीं पता, लेकिन सीडार्स तो पता है। कहाँ पे मिलता है आपको सीडार्स? ये मिलता है आपको सीडार्स, नहीं नहीं, एक मिनट, ये मिल जाएगा आपको मेडिटेरियन में। कहाँ? मेडिटेरियन में। तो डी का हो गया वन। मेडिटेरेनियन रीजन में आपको क्या मिलेगा? सीडार मिलेगा। तो दो और एक कहीं पे दिख रहा है क्या? दो और एक, दो ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। अभी भी हमें क्या देखना है, एकेसिया और बाओबो। तो एकेसिया आई थिंक मिलता है आपको सहारा में, और बाओबो मिल जाएगा सवन्ना में। तो दो तीन चार एक कहीं पे दिख रहा, दो तीन चार एक, सॉरी दो तीन चार एक, हाँ नहीं माफ कीजिएगा यहाँ पे, नहीं नहीं सही तो है, दो तीन चार एक पहले ऑप्शन में ही है, ठीक है। चलो एडवर्टी देखते हैं। एपीफाइट मैंने बता दिया इक्वेटोरियल रीजन में मिलता है। क्यों मिलता है बता ही दिया। इक्वेटोरियल रीजन का 5 डिग्री और 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। कहाँ पे मिलता है? एग्जैक्ट बात किया जाए, कॉन्गो, मलेशिया और ईस्ट इंडीज में मिलता है। ये रीजन जो है डाइवर्स एरिया ऑफ एवरग्रीन ट्री मिलता है यहाँ पे, इंक्लूडिंग ट्रॉपिकल हार्डवुड जैसे कि महोगनी, इबोनी, ग्रीन हार्ट एंड कैबिनेट वुड। ये स्पेशली आपको याद होने चाहिए क्या टाइप ऑफ कौन से हार्डवुड मिलते हैं यहाँ पे। वन कैन फाइंड लियानास, एपिफाइटिक प्लांट्स और पैरासिटिक प्लांट्स थ्राइविंग इन दी इन्वायरमेंट, ठीक है। अगला है एकेडिया, आपको मिल जाएगा सवन्ना में। एकेडिया क्या है? सवन्ना ट्रेन इज डिस्टिंग्विश्ड बाय टॉल ग्रॉस और लो ट्री, ठीक है, जो एक्सपीरियंस करता है क्लाइमेट मार्क्ड बाय द क्लियरली डिफाइंड वेट और ड्राई सीजन, जिसका एवरेज अगर हाई टेम्परेचर की बात करें तो हाई रहता है 24 से 27 डिग्री सेल्सियस थ्रू आउट द ईयर। इस इकोसिस्टम फीचर्स वेरियस एलिमेंट जैसे कि बल्बोस, कैक्टी, प्रिकली श्रब, लॉन्ग रूटेड वेरी ग्रासेस और स्केटर्ड ड्वार्फ एकेसिया ट्रीज। होपफुली ध्यान रहेगा। बाओबेब की बात किया जाए तो सहारा में मिलता है, सहारा डेजर्ट में, जो कि फैला हुआ है अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिसियानिया, मोरक्को, नाइजीर, वेस्टर्न सहारा, सूडान और तुनिसिया। और टोटल देखा जाए तो 31% जो अफ्रीका का लैंड मास है वो कवर्ड है सहारा डेजर्ट से, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? ओलिव और साइप्रेस और मैस्टिक ट्रीज मिल जाएंगे, और ऑब्वियस है बाओबेब भी। वहीं पे सिटार्स की बात करें तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में ये मिल जाएगा। वार्म और एरिड समर्स होता है, आपको पता है, कूलर एंड वेटर विंटर कई बार देख लिया। 30 से 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर मिलता है। सीडार ट्री जो है इंडिजिनस है माउंटेन रीजन ऑफ द वेस्टर्न हिमालय एज वेल एज द मेडिटेरेनियन एरिया। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बोला डिफरेंट नेम ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन है, और यहाँ कौन सी कंट्री में क्या बोला जाता है। तो विली विली सबको पता है, ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन को। वहीं पे टैफू नाम से ही लग रहा है, टैफू कहाँ पे मिलेगा? जापान में। और बागुओज जो है वो फिलीपींस में बोला जाता है, बागुओज, है ना। और हुरिकेन्स जो है यूएसए में बोला जाता है। तो इसका 4 हो गया, 2 3 1 4। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट होता है, होपफुली आपको ध्यान रहेगा। और सारे के सारे क्या है? ट्रॉपिकल साइक्लोन है, मोर और लेस सिमिलर, ठीक है। उसका कैरेक्टरिस्टिक है, चाहो तो आप एक बार पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है कि यहाँ पे विंड है और यहाँ पे कंट्री है। अब बोल रहा है कि नॉट करेक्टली मैच। तो देखो ये मिस्ट्रल जो है, पहले ही मैंने बता दिया था, राइन वैली कहाँ? फ्रांस में है, ना कि ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो मिस्ट्रल जो है फ्रांस का एक लोकल विंड है, ना कि ऑस्ट्रेलिया का। होपफुली आपको ध्यान में रहेगा। और बाकी यामू कहाँ पे मिलता है? जापान में। हबूब क्या? सूडान। और सांता आना कैलिफोर्निया में मिलता है मतलब वहाँ का लोकल विंड का नाम है, ठीक है। ओके, क्या करना है आपको? लोकल विंड और वहाँ कहाँ पे उसको उस नाम से बोला जाता है, वो ये दोनों याद होने चाहिए। ये 4 हो गए, पहले भी 4 थे, टोटल 8 हो गए, राइट।
अपने यहाँ इंडिया का पता ही है आपको, लू, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद सॉइल, सॉइल के साथ कौन सा कंसर्न है चारों में से? तो करेक्ट जवाब है एडिफिक। एडिफिक जो है ना वो सॉइल से रिलेटेड है। ऐसा क्यों? क्योंकि एडिफिक फैक्टर्स पर्टेन टू सॉइल रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक जो इन्फ्लुएंस करते हैं टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स थ्राइविंग इन ए स्पेसिफिक सॉइल इन्वायरमेंट। मतलब ये बताता है किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स जो हैं किसी स्पेसिफिक सॉइल इन्वायरमेंट में पाए जाएंगे। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर शामिल होते हैं? सॉइल टाइप क्या है, टेक्सचर क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, पीएच वैल्यू, मॉइस्चर कंटेंट, सैलिनिटी, टेम्परेचर, ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन कंटेंट और प्रेजेंस ऑफ हेवी मेटल, ये सारे के सारे इन्फ्लुएंस करते हैं किसको? सॉइल को। और ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं शेपिंग इकोलॉजिकल कम्युनिटीज विद इन अ गिवन सॉइल सिस्टम। अगला है एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना। जो फ्रिक्वेंसी और सेवेरिटी है किसका? चारों में से इज इंक्रीजिंगली ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो देखो साइक्लोन भी ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, जो एवरेज मीन टेम्परेचर है सी का वो बढ़ गया है, जिससे जो साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए है ना बेहतर कंडीशन है। स्टॉर्म के लिए भी वही है, हुरिकेन के लिए, तीनों हो गया, मतलब ऑल ऑफ दी एबव। मतलब समझिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा, एवरेज मीन सी टेम्परेचर राइज कर रहा, जो कि इनफ एनर्जी प्रोवाइड करता है इन तीनों के फॉर्मेशन के लिए। दैट्स वाई ये तीनों की फ्रीक्वेंसी साथ में इंटेंसिटी है, तीनों की तीनों बढ़ रही है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। ग्लोबल वार्मिंग इज काजिंग द अर्थ टेम्परेचर टू राइज, जो कि मोर एक्सट्रीम वेदर इवेंट जैसे कि साइक्लोन, स्टॉर्म और हरिकेन्स लेकर आ रहा। ग्लोबल वार्मिंग मेकिंग ये तीनों को मोर फ्रिक्वेंट, मतलब बार बार आ रहे हैं, और मोर सिवियर मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, इंटेंसिटी ज़्यादा हो जा रही है। दिस इज बिकॉज वार्म ओशियन वाटर प्रोवाइड करता है एनर्जी फॉर दीज वेदर सिस्टम फॉर्म करने के लिए और ग्रो करने के लिए। एडिशनली ग्लोबल वार्मिंग जो है कॉजिंग द सी लेवल टू राइज, जो स्टॉर्म सर्जेस को ज़्यादा डेंजरस बनाता है। अब कुछ और तरीके हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग जो है साइक्लोन, स्टॉर्म और हरिकेन्स को अफेक्ट कर रहा है। कैसे? इंक्रीज फ्रिक्वेंसी, मैंने आपको बता ही दिया कि मोर ऑफन अब जो है ये तीनों के तीनों फिनोमिना हो रहे हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। अगला है इंक्रीज इंटेंसिटी। ऑब्वियस है जो एनर्जी है हॉट, अभी मैंने बताया क्या कि जो वार्म वाटर है वो प्रोवाइड करता है इनफ एनर्जी फॉर दीज वेदर फिनोमिना। ठीक है, जिसकी वजह से इंटेंसिटी जो है इनकी ज़्यादा आ रही। इंक्रीज स्टॉर्म सर्ज, ये भी लास्ट में पॉइंट बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग जो है सी लेवल को राइज कर रहा, जो स्टॉर्म सर्जेस को ज़्यादा डेंजरस बना रहा। स्टॉर्म सर्जेस क्या है? वॉल्स ऑफ वाटर हैं आर पुश्ड ऑन शोर, है ना, पुश्ड ऑन शोर बाय द स्टॉर्म विंड ऑफ अ साइक्लोन, स्टॉर्म या फिर हुरिकेन्स। अगला है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब देखो यू है खतरनाक टाइप का क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि एकदम पूरा का पूरा फैक्चुअल है। एक्चुअल में ये चारों के चारों नाम मैं बता देता हूँ। सेंट्रल इंडिया में जो रॉक्स मिलते हैं उसके टाइप्स हैं। ठीक है, तो कौन सा रॉक सबसे पहले बना था ये आपको बताना, एक्चुअल है, आपको ध्यान में रखना। तो मेरे को जहाँ तक याद आ रहा, सिहवाल फॉर्मेशन आई थिंक सबसे ओल्डेस्ट है, तो ये पहले नंबर पे आएगा। तो दो ऑप्शन तो कट गया, चलो 50-50 पे तो पहुंच गए, है ना। और बाकी आगे मेरे को भी नहीं आता, तो इसलिए क्या करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो पहला तो क्लियर है क्या, सिहवाल फॉर्मेशन जो है वो ओल्डेस्ट ऑफ द फोर फॉर्मेशन है ना, और इट इज कंपोज्ड ऑफ सैंडस्टोन, सेल और लाइमस्टोन। क्या? सिहवाल में क्या क्या होता है? सैंडस्टोन, सेल और लाइमस्टोन होता है। ठीक है, और ओल्डेस्ट है आपको पता चल गया। उसके सेकंड नंबर पे आता है पटपारा फॉर्मेशन। इसमें क्या क्या मिल जाएगा आपको? सैंडस्टोन, सेल और डोलोमाइट, है ना। और ये जाना जाता है इसके फॉजिल ऑफ मरीन एनिमल जैसे कि ट्रिलोबाइट्स और क्या है, ब्रैंकियोपोड्स और क्रिनोइड्स। होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो। फिर तीसरे नंबर पे बेगो फॉर्मेशन आता है, इसमें आपको सेल, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन मिल जाएगा, है ना। और फिर खेतौनी फॉर्मेशन आता है, और ये सबसे यंगेस्ट है ना। और इसमें क्या मिलेगा आपको? सैंडस्टोन, सेल और लाइमस्टोन। ठीक है, होपफुली आपको ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट है विश्व ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स हैज ऑल टाइप ऑफ क्लाइमेटिक जोन। सबको पता है हमारा एशिया जो है उसमें सारे क्लाइमेटिक जोन आपको मिल जाते हैं। जो कोपेन का क्लासिफिकेशन है ना, उसके सारे क्लाइमेट मिल जाते हैं। जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिल जाता है कहाँ? 10 से लेकर 35 डिग्री लेटीट्यूड इन बोथ हेमिस्फीयर, है ना। कुछ एग्जांपल की बात किया जाए, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम, इन सब जगह पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलता है। वहीं पे ड्राई क्लाइमेट की बात किया जाए तो देखो कजाकिस्तान, मंगोलिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में आपको ड्राई क्लाइमेट मिलता है।
ड्राई क्लाइमेट क्या होता है, बहुत ही कम बारिश होती है वहाँ पे, है ना। और कुछ एशियन कंट्रीज के नाम मैंने बता ही दिया आपको। टेम्परेट क्लाइमेट की बात करें तो ये भी हमारे एशिया में मिल जाता है। कैसे? कोरिया, नेपाल, ताइवान, टर्की, जापान, चाइना, इन सब जगह टेम्परेट क्लाइमेट मिलता है। अभी होता है क्या है समझते हैं। एक क्लाइमेट जो है मॉडरेट टेम्परेचर होता है और प्रेसिपिटेशन जो है थ्रू आउट द ईयर होता है। दे आर फाउंड इन द रीजन दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मैरी टाइम एयर मासेस या फिर ओशियन करंट। देखोगे आप ज्यादातर क्या है, पास ही है किसके, ओशियन के, ठीक है। और कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट की बात करें तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कहाँ, एशिया में। और एक क्लाइमेट जो है सिग्निफिकेंट एनुअल वेरिएशन रहता है इनका टेम्परेचर में ड्यू टू लैक ऑफ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस फ्रॉम ओशियन। दे आर फाउंड इन रीजन जो लोकेटेड है इंटीरियर ऑफ द लार्ज लैंड मासेस या फिर हाई लेटीट्यूड पे। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो मंगोलिया, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट मिल जाएगा, ठीक है। और पोलर क्लाइमेट की बात करें तो आपको पता है हिमालय जो पार्ट ऑफ चाइना, साइबेरिया, तिब्बत, है ना, ये सब के सब जगह पे आपको पोलर क्लाइमेट भी मिलता है। और पोलर क्लाइमेट क्या होता है, जहाँ पे बहुत ही कम टेम्परेचर होता है थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू हाई लेटीट्यूड, क्योंकि ये थोड़े हाइट पे है ना, और लो सोलर रेडिएशन, और पोल के पास है तो ऑब्वियस है जो सोलर रेडिएशन है बहुत ही कम पहुंच पाती है वहां पे, ठीक है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो मिस्टल देखो, राइन वैली हमने देख लिया फ्रांस में, है ना। बोरा जो है पोलैंड में नहीं मिलता, बोरा जो है मिलता है पोलैंड में नहीं मिलता। देखते हैं कहाँ मिलता है। फोन्स जो है अल्प माउंटेन में मिलता है, और खामसिन जो है इजिप्ट में मिलता है, बिल्कुल सही है। लेकिन बोरा जो है पोलैंड में ना होके एड्रियाटिक सी, है ना, कहाँ पे, कोल्ड ड्राई विंड है जो ब्लो करती है फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इनटू द एड्रियाटिक सी, और ये मोस्ट कॉमन है विंटर मंथ में, और इसकी स्पीड लगभग 200 किलोमीटर पर आवर तक भी जा सकती है। बोरा इज कास्ड बाय द टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन द कोल्ड ड्राई एयर ओवर द बाल्कन्स एंड द वार्म मॉइस्ट एयर ओवर द एड्रियाटिक सी। पोलैंड जो है सेंट्रल यूरोप में, आपको पता है, जो एड्रियाटिक सी से बहुत ज़्यादा दूर है। अब लोकल विंड यहाँ पे तीन और आ गई, क्या, फोन, मिस्टल और खामसिन, ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। फोन कहाँ पे, अल्प्स माउंटेन, मिस्टल जो है रेन वैली, जहाँ कहाँ पे, फ्रांस, और खामसिन जो है इजिप्ट में, सहारा जो है जो कि इजिप्ट में, ठीक है। चिनूक की बात करें तो ये आपको यूनाइटेड स्टेट में मिल जाएगा। सिरोक को क्या मिलेगा, सिसिली, है ना, सहारा डेजर्ट इनटू सिसिली। और नॉर्थ वेस्टर हमारे इंडिया में क्या है, एक तो लू है, ठीक है, और एक है नॉर्थ वेस्टर thunderstorm that occur in India during the pre-monsoon season, ठीक है। Which of the following country has the constitutional provision for maintaining 70% of geographical area under the forest? तो ये देखो बेस्ट बात है, हम सभी मतलब सारी कंट्री 33% लाने की सोच रहे हैं, और ये ऑलरेडी 70% फॉरेस्ट जो है मेंटेन करके बैठा है। कौन? हमारा पड़ोसी भूटान, ठीक है। और यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल वो है मैंडेट है, वो है मिनिमम 60% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो 70% जो है फॉरेस्ट कवर है भूटान का। और इसको मेंटेन करने के लिए भूटान जो है इम्प्लीमेंट करता है, बहुत सारे मेजर्स लेता है, क्या क्या, जैसे रिस्ट्रिक्ट करता है टिम्बर एक्सपोर्ट को, प्रमोट करता है कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, और डिक्लेयर करता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया लिंक्ड विथ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स। भूटान का यूनिक गवर्नेंस अप्रोच जो है एम्फेसाइज करता है ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स पे, किस पे, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स ओवर जीडीपी। जीडीपी क्या होता है कि पूरे साल में आपने कितना गुड्स और सर्विसेज का, है ना, टोटल कितना हुआ, ये देखते हैं। लेकिन वहीं पर जो भूटान है वो क्या करता है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में मेजर करता है। इसमें क्या आ जाता है, ना केवल इकोनॉमिकली बल्कि नॉन इकोनॉमिकल भी ग्रोथ देखते हैं किसी भी कंट्री का, ठीक है। भूटान फॉर लाइफ क्या है, ये प्रोजेक्ट है जो पार्टनरशिप से, है ना, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को प्रमोट करता है कि वो सस्टेनेबिलिटी मेंटेन कर पाए और ग्रीन कवर भी मेंटेन कर पाए, मेकिंग इट अ ग्लोबल मॉडल फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन और बैलेंस ग्रोथ। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की बात किया जाए तो 1970s के टाइम पे, है ना, जीडीपी की जगह भूटान क्या लेकर चल रहा, GNH, क्या, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स। इसमें 4 पैरामीटर हैं इसके, क्या क्या, एक तो गुड गवर्नेंस होना चाहिए, और जो डेवलपमेंट है सस्टेनेबल और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, कल्चरल प्रिजर्वेशन होना चाहिए, और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन होना चाहिए। होपफुली आपको ध्यान रहेगा। जीडीपी क्या है आपको पता है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री विद इन अ गिवन ईयर, है ना। अगला आते हैं क्वेश्चन पे, कि है
विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज यूज टू मेजर द डैमेज बाई हुरिकेन। तो आपको क्या करना है, बहुत ही फैक्चुअल है, ध्यान में रखना है। ये है सफीर सिम्पसन स्केल, ठीक है। क्या है? सफीर सिम्पसन स्केल। एक आप पूछा था 2016, सेम क्वेश्चन 2009 में भी पूछा था यूपीपीएससी में, ठीक है। तो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, दैट्स वाई। भले ही थोड़ा सा लगे बहुत फैक्चुअल है तो, लेकिन आपको याद करके चलना है, ठीक है। ओके, तो सफीर सिम्पसन ह्यूरिकेन्स विंड स्केल जो है वो 1 से 5 रेटिंग देता है बेस्ड ऑन ह्यूरिकेन्स का मैक्सिमम सस्टेन विंड स्पीड। और ये स्केल एस्टिमेट करता है पोटेंशियल प्रॉपर्टी डैमेज। हुरिकेन्स अगर कैटेगरी 3 में या फिर उससे ज्यादा है तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास पोटेंशियल होता है सिग्निफिकेंस लॉस करने को, किसको? लाइफ और डैमेज को, लाइफ को, है ना। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। आई नो कि थोड़ा सा लेक्चर लेंथी हो गया, बट होपफुली आपको क्लैरिटी आई होगी हर एक क्वेश्चन में। तो आज के लिए कोट है, सो दैट आपको मोटिवेटेड रखा जा सके थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी, कि एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, सोचते रहते हैं यार हमसे ये गलती हो गई, हमसे वो गलती हो गई, है ना। हम तो पहले कितने अच्छे थे, अभी कैसे हो गए हैं, या फिर हम तो कितने बुरे थे, अभी हमारा कुछ नहीं हो सकता। देखो, हर किसी का, कितना भी महान संत ही हो क्यों ना हो, उसका एक पास्ट होता है, और कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, उसका एक फ्यूचर होता है। तो वो दोनों आपके हाथ में है। क्या? नहीं, फ्यूचर तो आपके हाथ में है, पास्ट तो नहीं है, लेकिन ये माइंडसेट आपके हाथ में है। ये दोनों माइंडसेट ये क्या लेकर आप चल सकते हो, है ना। भले ही बहुत ही ज़्यादा घटिया खराब हो आपका पास्ट, लेकिन आप अपने फ्यूचर को तो बेस्ट बना सकते हो, है कि नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आज को पहचानो, ना कि आप पीछे बीता हुआ या फिर आगे आने वाला, ठीक है। अगर आज आप बेहतर करोगे तो आगे आने वाला कल भी बेहतर होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने आप को बेहतर करते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।